हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड द्वारा जारी किए गए कक्षा 9th के साइंस के मॉडल सेट का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो है समय इसमें 1.5 घंटा का दिया गया है। टोटल पूर्णांक 40 है। चलिए कुछ सामान्य निर्देश पढ़ लेते हैं। कुल प्रश्न 40 है। सभी प्रश्न का उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं और 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक को चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। तो चलिए सीधे हम लोग प्रश्न पर आते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राशि का एसआई मात्रक समान होता है? तो हम लोग जानते हैं कि जो चाल और वेग का एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। यानी प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को कहते हैं, तो उसको बोलते हैं विस्थापन। यानी प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए वेग का ऐसे ही मात्रक, तो वेग का ऐसी मात्रक अभी हम लोग जस्ट ऊपर में डिस्कस किए, मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर डी। चौथा नंबर प्रश्न है, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को कहते हैं, तो इस यंत्र को कहते हैं ओडोमीटर। यानी प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। स्पीडोमीटर से स्पीड मापते हैं और थर्मामीटर से टेम्परेचर मापते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो 5 नंबर प्रश्न है, 5 नंबर है, यदि पिंड का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा कर दिया जाए तो पिंड का रैखिक संवेग होगा। यानी पूछा है जो पी होगा वो क्या होगा? तो पी बराबर हम लोग जानते हैं एम इंटू वी होता है। तो यहाँ द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जा रहा है, यानी 2m कर दिया जा रहा है, और भी को आधा कर दिया जा रहा है, यानी v/2। तो ये 2 कट गया, यानी वही रहा एम भी, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी वही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 किलो और 34 किलो है, यानी केजी है, तो बोल रहा है क्या होगा? ए का जड़त्व बी के जड़त्व से अधिक होगा? नहीं, जो ज़्यादा वजन होता है, जिसका भार ज़्यादा होगा, उसका जड़त्व अधिक होगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा। यानी ये 6 kg है और ये 34 kg, तो 34 kg का द्रव्यमान जो है जड़त्व अधिक होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं? तो ये प्रथम नियम को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में ही है न्यूटन गति के प्रथम नियम। अगला प्रश्न है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये रॉकेट जो करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर सी 8 का हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं कि W बराबर क्या होता है m इंटू जी। तो पहले हम लोग पृथ्वी पर निकाल लेते हैं। तो पृथ्वी पर क्या हो जाएगा 70 इंटू 10, यानी हो गया 600। ये पृथ्वी पर हो गया। तो चंद्रमा पर जानते हैं हम लोग कितना होता है 1/6। तो 600 का 1/6 कितना होगा 100 हो जाएगा इसका सही 100। भार का ऐसी मात्रक न्यूटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 100। यदि दो वस्तु के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके बीच के गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? यानी पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं जो क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर क्या होता है? F बराबर G इंटू M1 इंटू M2, मतलब द्रव्यमान 1 और द्रव्यमान 2 बटे दूरी का स्क्वायर, यानी r² लेंगे या d²। तो आधा कर दिया जा रहा है, दूरी को कितना कर रहा है 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कितना गुना बढ़ जाएगा 4 गुना। ये 4 जो है नीचे वो कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो 4 गुना बढ़ जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 का। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है? ठोस से, तरल से, गैस से, उपरोक्त सभी। तो ध्वनि जो है सभी माध्यम से गमन करती है, यानी उपरोक्त सही। सबसे तेज किस में जाएगा? ठोस में, उसके बाद द्रव में, और उसके बाद गैस में। ध्वनि किस में नहीं संचरण करता है? तो निर्वात में। निर्वात में जो है ध्वनि निर्वात में नहीं करता है गमन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है
वायु में ध्वनि तरंग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ध्वनि तरंग जो है एक अनुदैर्घ्य तरंग है, यानी 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, मानव श्रेणन की श्रव्य परास की ऊपरी आवृत्ति सीमा है, ऊपरी बोला है, तो मानव का कितना होता है? 20 से 20,000 तक, यानी 20 kz किलो जेड। तो यहाँ के दिया हुआ है ऑप्शन नंबर एक में, यानी 20 के मतलब 20,000। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दो भिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं विसरण। इत्र वगैरह जो है इधर उधर मिल जाते हैं वो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो हम लोग जानते हैं सेल्सियस में कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और जाकर के केल्विन में कितना होता है? 273.6 273.16 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है? तो हम लोग जानते हैं सबसे अधिक गैस को संपीड़ित कर सकते हैं, तो गैस यहाँ कौन है? हाइड्रोजन गैस है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक का उदाहरण है? यानी यौगिक पूछा है, तो हम लोग जान रहे हैं लोहा एक तत्व है, पीतल भी तत्व है, तांबा भी तत्व है, लेकिन जल क्या है? यौगिक है। ये किससे बना है? H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। कौन? जल, यानी जल एक यौगिक है। बोला है पीतल किस बोल रहा है कि पीतल किस मिश्रित धातु है, मतलब कौन मिलकर के पीतल बना है? तो जानते हैं पीतल जो होता है वो क्या होता है? जिंक और कॉपर, यानी Zn और Cu, यानी ऑप्शन नंबर एक। चलिए अगला प्रश्न जो है साथियों वो है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, यानी रासायनिक परिवर्तन को अच्छा है? तो बर्फ जो है, जल का बर्फ बदलना, ये तो भौतिक हो गया। भोजन का पचना, जो भोजन एक बार पच जाएगा वो दोबारा फिर प्राप्त नहीं हो सकेगा, यानी यही। अगला प्रश्न देख ले, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का जलना यहाँ नहीं दिया हुआ है, मोमबत्ती का पिघलना दिया हुआ है। तो मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि उसको फिर दोबारा जो है मोमबत्ती बना सकते हैं। और लोहे के चूर्ण को बालू में मिलना, बालू से उसको अलग किया जा सकता है, इसलिए भौतिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भोजन का पचना। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र है, तो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? Na2O, ये हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड का सूत्र। नेक्स्ट है, 36 ग्राम जल में कितने मोल मौजूद है, यानी मोलों की संख्या पूछा है। तो हम लोग जानते हैं मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है? 36 बटे मोलर द्रव्यमान। तो H2 बोला है, तो H2 का कितना हो जाएगा? H2O, यानी हाइड्रोजन हो गया मेरा जाकर के 2 × 1 इसका द्रव्यमान, प्लस ऑक्सीजन का 16। तो 2 × 1 = 2 हो गया, 16 + 2 = 18, 18 18 दूनी 36, कट गया 2 बार में, यानी कितना आया? 2 मोल आया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का हो गया सही। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, C2H2 का मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान हम तुरंत हम लोग निकालें, मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए क्या कर देंगे? जो है C 2 गो है, 2 × इसका द्रव्यमान संख्या कार्बन का कितना होता है? 12, और प्लस हाइड्रोजन 2 × 1, यानी 12 दूनी 24 प्लस 2, यानी कितना हो गया? 24 और 2 26 हो गया। इसका सही आंसर यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया 22 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने? तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है? J.J. थॉमसन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर, एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा? हम लोग जानते हैं जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगा और उतना ही परमाणु संख्या होगा। कौन संख्या? परमाणु संख्या। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 11, तो प्रोटॉन की संख्या भी 11 हो जाएगा और परमाणु संख्या भी कितना हो जाएगा? 11, यानी ऑप्शन नंबर एक इसका हो गया सही। किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में कौन और परमाणु का समान नहीं होंगे? तो कौन नहीं होगा? हम लोग जानते हैं समस्थानिक में क्या होता है? समस्थानिक किसको बोलते हैं? जिसकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग। तो द्रव्यमान संख्या में क्या आता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन जितना होता है उतना प्रोटॉन होता है, यानी इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यूट्रॉन की संख्या अलग होता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण, मतलब एक कोशिकीय पूछा है? तो एक कोशिकीय
गेहूँ नहीं है, अमीबा नहीं है, प्याज नहीं है, यानी कौन है? सॉरी, चिड़िया नहीं है, यानी इसका अमीबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बोला लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है? तो लाइसोसोम का निर्माण जो होता है वो गोल्जी का उपकरण में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थ का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो ये होता है विसरण के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। बोला बोला है पौधे के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो विभेय उत्तक पाया जाता है, यानी मर्समेटिक उत्तक जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं? तो इसको रक्त के तरल भाग को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा कहते हैं इसको, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति जो है दूध से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी। बोला है निम्नलिखित में से कौन रबी फसल का उदाहरण है? तो धान, मक्का, अरहर, ये सब तीनों जो है ये सब खरीफ फसल है, तो रबी फसल क्या हो जाएगा? चना होगा। रबी फसल किसको बोलते हैं? जो शीत ऋतु में उगाया जाता है, और खरीफ फसल जो वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। चलिए, जीवों के वर्गीकरण का आधार सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकते हैं? मतलब वर्गीकरण जो होगा वो किस आधार पर कर सकते हैं सटीक? तो ये होता है उसका कोशिका संरचना, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका सही। पादप का उभयचर किसे कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं ब्रायोफाइटा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका 34 का ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर अब देखते हैं। 35 है वेल, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो वेल एक स्तनपायी जीव है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है। चलिए, वैश्विक ऊष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2। कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर एक ए। जल प्रदूषण निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं होगा? मतलब जल प्रदूषण से क्या नहीं होगा? तो फेफड़े में रोग हो सकता है, जल में ऑक्सीजन की कमी हो सकता है प्रदूषण से, हैजा बीमारी हो सकता है जल प्रदूषण से होता है। ये जो है इसका सही आंसर संभावित है कि ए नंबर होगा इसका, जल के तापमान में परिवर्तन, 37 नंबर का। चलिए आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा उसको। 38 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा असंक्रामक रोग है? मतलब फैलने वाला नहीं है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। तो देखिए, खांसी जो है, खांसी जुकाम ये फैलता है, हैजा भी बीमारी फैलता है, काला ज्वार भी फैलने वाला है, लेकिन रतौंधी जो है ये एक विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, जिसको कम दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक रोग है? दीर्घकालिक मतलब एक बार हो जाएगा तो वो बहुत लंबा समय तक चलने वाला बीमारी है। तो सर्दी जुकाम उतना देर तक चलने वाला है नहीं, 1-2 दिन का है। हैजा भी 2-4 रोज का है, वो भी ठीक हो जाएगा। बीमार जो है टीबी, वो भी बहुत लंबा चलने वाला नहीं है, वही लगभग 15-20 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन मधुमेह जो रोग है वो बहुत लंबा समय तक चलता है, क्योंकि ये इंसुलिन की वजह से हो जाता है। चलिए 40 नंबर यानी 40 नंबर जो प्रश्न है, जीवाणु निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो जीवाणु जो आता है वो आता है मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। जीवाणु किसके अंतर्गत आता है? मोनेरा जगत के अंतर्गत, यानी 40 नंबर का जो सही उत्तर हो गया वो ऑप्शन नंबर बी। साथियों, सबसे पहले जो है मॉडल सेट का सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार का और वीडियो जो मैं अपलोड करूं आप लोगों तक सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।